मेहनत से कमाए हुए पैसे जब किसी बैंक में रखते हैं तो अक्सर ये भाव होता है कि बैंक में और विशेषकर वो भी सरकारी बैंक में सुरक्षित है। दरअसल कर्नाटक के विजयपुर जिले के मानागुली में कैनरा बैंक की एक शाखा से 53 करोड़ की चोरी हुई है। ये अब तक की सबसे बड़ी चोरी मानी जा रही है। इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था खुद बैंक का पूर्व ब्रांच मैनेजर विजय कुमार मिरियल्ला। चोरी को अंधविश्वास का रूप देने के लिए चोरों ने लॉकर में सोने की जगह हल्दी, कुमकुम, तांत्रिक सामान और एक सजी हुई गुड़िया तक छोड़ दी। तो ये गुमराह करने का एक पैटर्न था कानून को, पुलिस को, कि भाई ये तंत्र के माध्यम से चोरी हुई है। नमस्कार, नमो नारायण। क्या तंत्र से सोना चोरी हो सकता है? तो भाई तंत्र इतना भी सस्ता और तंत्र को इतना भी हल्के में मत लो कि उससे तुम सोना चोरी कर लोगे या किसी का मकान चोरी कर लोगे, किसी की दुकान चोरी कर लोगे। ये बात क्यों उठी? पिछले दिनों कर्नाटक बैंक के अंदर कुछ 54 किलो सोने की चोरी होती है और जो चोरी का पैटर्न है प्राइमा फेसी देखने को मिलता है कि वहां पर सिंदूर, हल्दी, कुछ और चीजें के साथ साथ एक गुड़िया, काली गुड़िया वहां पाई जाती है। इस तरह की वारदात कहा जाता है कि दक्षिण भारत के अन्य राज्य जैसे केरला वगैरह की चोरी में भी वही पैटर्न था। तो ये गुमराह करने का एक पैटर्न था कानून को, पुलिस को, कि भाई ये तंत्र के माध्यम से चोरी हुई है। और इसमें भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो जो तंत्र का सामान और तंत्र की जो विधा है वो सनातन धर्म से जोड़ करके दिखाई गई है, दूसरे किसी धर्म से नहीं। तो उसकी मानसिकता क्या रही होगी ये आप समझ सकते हो। मैं अपनी ही बात पे आऊं कि क्या तंत्र से सोना चोरी हो सकता है? मेरा जवाब स्पष्ट ये रहेगा कि नहीं। ये जो चीजें आपको सोशल मीडिया के ऊपर बताई जाती हैं या उसमें लालच दिया जाता है कि तंत्र के माध्यम से गड़ा हुआ सोना आपको मिलेगा, जमीन से प्रॉपर्टी मिल जाएगी, ये इतना आसान भी नहीं है। मानो 1% मान भी लो कि इसकी कोई विधा निकाली भी जाए तो उसके तैयारी में जो खर्चा, तैयारी में जो साधन, तैयारी में जो साधना, तैयारी में जो पवित्रता चाहिए वो सामने वाले के पास है क्या? और वो आपके लिए इतने कम पैसों में या संसाधनों में वो क्यों करेगा? तो मुख्य जो बात थी कि कर्नाटक के अंदर इस चोरी में जहां से ये बात स्टार्ट होती है, ये मुद्दा था क्या? तो आप इसको इस क्लिप के माध्यम से समझिए। दरअसल कर्नाटक के विजयपुर जिले के मानागुली में कैनरा बैंक की एक शाखा से 53 करोड़ की चोरी हुई है। ये अब तक की सबसे बड़ी चोरी मानी जा रही है। इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था खुद बैंक का पूर्व ब्रांच मैनेजर विजय कुमार मिरियल्ला। उसके साथ 2 साथी भी गिरफ्तार किए गए हैं। चोरी की प्लानिंग महीनों पहले शुरू हो गई थी। उसने लॉकर की डुप्लीकेट चाबियां बनवाई और ट्रांसफर के बाद बैंक में घुसकर चोरी करने का प्लान तय किया था ताकि शक विजय पर न जाए। 9 मई को विजय का ट्रांसफर हो गया और चोरी की तारीख 23 मई तय की गई। लेकिन उस दिन आरसीबी की हार की वजह से माहौल वैसा नहीं बना जैसा वे चाहते थे। इसलिए उन्होंने चोरी की तारीख 25 मई तय की। सीसीटीवी हटाए गए, लाइट काटी गई और लॉकर की डुप्लीकेट चाबी से चोरी को अंजाम दिया गया। चोरी को अंधविश्वास का रूप देने के लिए चोरों ने लॉकर में सोने की जगह हल्दी, कुमकुम, तांत्रिक सामान और एक सजी हुई गुड़िया तक छोड़ दी। पुलिस ने अब तक करीब 10 किलो सोना बरामद किया है, लेकिन बड़ा हिस्सा अभी भी गायब है। तो आपने देखा कि इस चोरी के अंदर इन्वॉल्व बैंक का ही मैनेजर है और मैनेजर बिल्कुल टाइमिंग सेट करता है कि जब मैं यहाँ की बैंक से ट्रांसफर होकर दूसरी जगह चला जाऊंगा तो उसने सब मार्ग देख रखे हैं, सीसीटीवी वगैरह देख रखा है, कहाँ से उसको अनप्लग करना है, तारीख क्या होगी, सारा कुछ प्लान में है और उसके साथ उसकी टीम है पूरी। कोई भी क्राइम इस तरह का पढ़ा लिखा व्यक्ति जब करता है उसको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड, एकदम सोची समझी रणनीति के अंतर्गत होता है। और 54 किलो सोना कोई छोटी कीमत का सोना नहीं है। उसमें से कुछ अभी पकड़ा भी गया है, आगे और भी इंक्वायरियां चलती हैं, बट वो कानूनी मैटर हो जाएगा। हम अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे जब किसी बैंक में रखते हैं तो अक्सर ये भाव होता है कि बैंक में और विशेषकर वो भी सरकारी बैंक में सुरक्षित है। और इस सुरक्षा के भाव के साथ जब उस सरकारी बैंक में हम अपनी संपत्तियों को रखते हैं, कागजों को रखते हैं, सोने को रखते हैं,
हमें बिल्कुल ये कल्पना नहीं होती कि उसी बैंक का रखा हुआ प्रत्येक मैनेजर चोर होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन इस तरह की वारदातें आपके मन में शक पैदा कर देती है। लेकिन एक शक और इस लेवल के ऊपर का भी मैं आपको बताऊं। पिछले दिनों आपने अखबारों के अंदर देखा होगा कि भारत सरकार ने अपना जमा जो सोना है लंदन के अंदर या इंग्लैंड के अंदर 1000 टन सोना मंगवा लिया था। उसके बाद कुछ चर्चा चल रही थी। मुझे जहाँ तक याद है कि मैं ट्रैवल कर रहा था और वहाँ पर किसी से मुलाकात हो गई, वो फाइनेंस से जुड़े हुए व्यक्ति थे। तो इन्हीं 1000 टन को लेकर के बात चल रही थी कि भारत सरकार अपना सोना विदेशों में क्यों रखती है, क्या भारत में सिक्योर्ड सोना नहीं हो सकता? तो उस वक्त तो खैर समीकरण दूसरे थे, चंद्रशेखर सरकार थी और सोना गिरवी रख के रखना था, बुलाना था, इस तरह की वारदात थी। कुछ लोगों का मानना है, ये अभी भी मैं जो बात बता रहा हूं ये कोई बिल्कुल पेपर पर मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं जो बोल रहा हूं वो परम सत्य है, लेकिन दुनिया भर का जो सोना है वो या तो ब्रिटेन में रखा जाता है या स्विट्जरलैंड में रखा जाता है या किसी और डेवलप्ड नेशन की तरफ रखा जाता है, लेकिन ज़्यादातर सोना ब्रिटेन में है, सारे देशों का। ये अफ्रीकी देश भी हो सकते हैं, एशियाई देश भी हो सकते हैं और हमारे जैसे देश भारत सरकार के जो देश हैं, भारत देश है, उसका भी हो सकता है। बाकी का सोना लेने के लिए कुछ देशों ने जब अपना अर्जी लगाया कि हम अपना सोना लेना चाहते हैं, तो उस बैंक की तरफ से, ब्रिटेन की उस पर्टिकुलर बैंक की तरफ से कहा गया कि आप कतार में हैं, रुकिए, इतने दिनों बाद सोना ले जाइएगा। तो उस व्यक्ति ने मुझे पूछा कि अगर सोना हमारा है, हमारे देश का है, तो उसको लेने के लिए हमें क्यों परमिशन लेनी पड़ेगी उस देश की कि हम उतने दिन के बाद सोना लें? तो उन्होंने उस प्रश्न का उत्तर ये बताया देश की सरकार ने कि व्यवस्था की दृष्टि से, क्योंकि सोना कई हजार टन होता है, तो उसको मूवमेंट करने के लिए गाड़ियां वाड़ियां उसको व्यवस्था देनी पड़ती है, इसीलिए समय लगेगा। परंतु क्या वास्तव में व्यवस्था में इतने दिन लगते हैं? उस विशेषज्ञ व्यक्ति ने मुझे कहा कि स्वामी जी, ये आप कल्पना कर लीजिए कि हम जो मानते हैं कि विदेश की बैंक के अंदर करीब करीब सपोज करो दुनिया का 50,000 टन सोना है, तो ये कौन प्रमाणित करेगा? कौन सी सीसीटीवी पे आप देख रहे हो, कौन सी उसकी रिपोर्ट आपने फिजिकल चेक की हुई है कि वहां पर सोना है? ये भी तो हो सकता है कि उस देश ने उस सोने को बेच मारा हो और पेपर पर बस सोना चल रहा है। और आपने कई ऐसी जो फर्जी इन्वेस्टमेंट भारत में भी देखी होंगी स्कीम्स, कि आप 1000 रुपया दो, सेविंग करो, आपको लाखों रुपए मिलेंगे, आप इतना लगाओ तो उसका डबल मिल जाता है। वो क्या होता है? वास्तव में वो संपत्तियां होती नहीं है, वो तो संपत्तियां किसी और जगह पे घुमा दी गई, दूसरे देशों में पहुंच गई और फिर पता पड़ गया कि अरे ये तो बैंक भी बंद हो गया, या तो ये पार्टी भाग गई, या तो ये कंपनी बंद हो गई और आपकी हार्ड एंड मनी जो है वो जीरो हो जाती है। ये व्यक्ति का पैसा जीरो हो सकता है, तो क्या राष्ट्र का पैसा, किसी देश का पैसा जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हम तो अपनी ही फिक्र करें कि भाई हमारे देश का जो सोना है वो अपने देश में वापस आ जाना चाहिए। लेकिन बात सिर्फ सोने तक की और सोने के जिससे प्रारंभ की थी, गुड़िया की। अपने अपने घरों में हमारे पास सोना थोड़ा बहुत सबके पास होता है। भारत में 2 तोले होंगे, किसी के पास 3 तोला होगा, किसी के पास चांदी होगी। इसमें भी एक आपने समाचार सुने होंगे, जब ये बात चल रही थी इसी को लेकर के, तो एक दिल्ली के हमारे मित्र ने बताया कि हमारी चाची के पास बहुत मोटे मोटे सोने के कड़े पहन करके वो मार्केट जाती थी, और फिर किसी ने उनको कहा कि ये देखो थैली में क्या है, और उसने जैसे ही थैली में देखा तो अपने कड़े निकाल करके उस थैली में डाल दिए। तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, ये कौन सी विद्या है? ये विद्या नहीं है ऐसा बात नहीं, ये विद्या है, इसको नजरबंद की विद्या बोलते हैं। और अध्यात्म से इसका कोई बहुत लेना देना नहीं होता है। ये मान लो कि किसी को नुकसान करना, चोरी चकारी करना। हमारे खुद के महात्मा जी एक बार ट्रेवल कर रहे थे और सेकंड एसी के अंदर की बात है, उनके पास लैपटॉप था, ये 4-5 साल पहले की बात, और वो लैपटॉप लेके बैठे हुए थे। उन्होंने बताया कि गाड़ी के अंदर, क्योंकि सेकंड एसी था तो दूसरे कोई लोग ज्यादा नहीं थे, और बोले मैं अपने ही जगह पर था और सामने दरवाजे पे कोई व्यक्ति खड़ा था, और उस व्यक्ति ने क्या किया क्या पढ़ा मुझे नहीं पता, बट
जब मुझे होश आया तो बोले कि मेरा लैपटॉप निकल चुका था। तो मैंने उनसे पूछा कि महाराज जी आप बताइए, क्या उसने किसी मंत्र का प्रयोग किया? अब चूंकि महाराज जी पढ़े हुए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे लगता है कि उसके कपड़े में कोई ऐसा केमिकल था जिस केमिकल को उसने नज़दीक मेरे लाया और फिर मुझे एक बेहोशी जैसी नींद आ गई और उस नींद के समय के दौरान ही वो लैपटॉप लेके चला गया। अक्सर साधारण व्यक्ति क्या सोचता है कि कोई मंत्र की विद्या उस पर की गई है, लेकिन ये मंत्र से ज्यादा केमिकल का असर होता है। आपने ट्रेन के अंदर देखा होगा, अपरिचित व्यक्तियों से खान पान की लेन देन न करें। एक ऐसे व्यक्ति से मेरा संपर्क हुआ और जिसको सजा इस चीज के लिए दी गई थी कि वो लोगों को बेहोशी की दवा देकर के चीजें ले लेता था। मैंने जिज्ञासा पूर्वक उस व्यक्ति से पूछा कि अब तो तुम बाहर हो, मुझे ये बताओ कि तुम ये करते कैसे हो, पहले तो ये क्या चीज होती है? तो उसने कहा नहीं, मैं आपको पूरा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे जो ये नेल्स होते हैं उन नेल्स के अंदर वो केमिकल हम छिपा देते हैं और बड़ी आइडिया से, जैसे आपको हम पेप्सी पिला रहे हैं, कोई कोला पिला रहे हैं, तो उसको खोलने के बाद उसमें आइडिया से गिरा देते हैं और वो चीज़ अंदर जाती है और जब आप पीते हो तो आप बेहोश हो जाते हो। तो वो कौन सा पदार्थ होता है? चूंकि वो चोरी करने वाला व्यक्ति जो है वो साधारण पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए केमिकल तो वो बता नहीं पाएगा, पर उसने यहाँ बताया कि मुझे ये पान की जो टपरियाँ होती हैं, छोटी दुकान, उसमें से ये सप्लाई मिलती है, पर हमें ये बिल्कुल हिदायत होती है कि इसको खुले से हम नहीं बता सकते हैं। तो बिल्कुल देश में कोई ऐसी व्यवस्था केमिकल्स की जो चलती है, हर एक देश में होती है। हर एक देश में चोरी, उच्चके, बदमाश सारे होते हैं, उसका प्रोपोर्शन कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसमें मुख्य बात है सावधानी, सतर्कता। ये जो कर्नाटक बैंक की भी चोरी हुई, इसमें मैनेजर ने बहुत दिमाग लगाया। वो जो जादू की गुड़िया रख के, वो सिर्फ आप इसमें से क्या समझते हो, धर्म को चोरी से जोड़ दो तो सारी आपकी इंक्वायरी डिस्टर्ब हो जाती है। और जब आप धर्म का इस तरह से दुरुपयोग करते हो तो फिर लोगों के मन में शंका उत्पन्न होना बिल्कुल वाजिबी बनता है। और आप अपने हर एक कृत्य को धर्म से ही जोड़ोगे। कोई काली किसी के शरीर में नहीं आती है भाई, काली को उतना समय नहीं है। काली को अगर इतना समय होता तो रामकृष्ण परमहंस के शरीर में आती, तारापीठ वाले अपने महाराज जी के शरीर में आती। तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, कुछ एनर्जीज हैं, कुछ उस तरह के, एक हम कह सकते हैं लोअर एंटिटीज हैं जो प्रवेश करती हैं उस ऊर्जा से, हम ना नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उस ऊर्जा का प्रदर्शन जब आप करते हो, और ज्यादा करके तो भूत प्रेत ये पूरा नाटक करके अपने आप को काली दिखाते हैं, हनुमान जी दिखाते हैं, भैरव दिखाते हैं, पर जिसके अंदर वो प्रवेश है उसका बैकग्राउंड चेक कर लो कि भाई वो आ कहां से रहा है, इतना पवित्र शरीर है क्या वो वास्तव में, तो उस पवित्र शरीर के अंदर इतनी बड़ी ऊर्जा प्रवेश कर रही है। मैं पिछले दिनों देख रहा था सोशल मीडिया पे, फटी जीन्स टी शर्ट, उसमें भी भगवानों के प्रवेश हो रहे हैं। कुछ तो ऐसी स्त्रियां हैं बिल्कुल हजारों का मेकअप लगा हुआ है और उसके अंदर देवियों का प्रवेश हो रहा है। और बोलने की हम इसलिए हिम्मत नहीं करते हैं क्योंकि कोई कहेगा कि आप धर्म के विरुद्ध बोल रहे हो, लेकिन धर्म के विरुद्ध बोलना नहीं है, धर्म के विरुद्ध हो रहा है भाई, उसको ध्यान में लाओ, समाज को बताओ कि ये अंधविश्वास है, ये सत्य नहीं है। अगर इतना ही उसके अंदर परमात्मा का प्रवेश है तो खुद की गरीबी पहले दूर कर लो। चढ़ावे के नाम पर तुम जो इतने मठ मंदिर बना रहे हो, उसका क्या फायदा? कुल मिलाकर के तंत्र से सोना चोरी होता है ये पूर्ण सत्य नहीं है। तंत्र से न सोना आता है न जाता है। तंत्र की सीमाएं हैं। तंत्र अगर सर्वोपरि होता तो तांत्रिक कभी मरते ही नहीं, हजारों वर्षों तक जीते रहते। तो ये एक विद्या जरूर हो सकती है, पर सर्वोपरि परमात्मा है, परमेश्वर है, इसको याद रखना। और ये परमेश्वर परमात्मा अद्वैत ज्ञान सनातन जो देता है, उसको समझने के लिए अपने धर्म पर, अपने सनातन पर आपकी श्रद्धा और अध्ययन और यात्रा का अनुभव होना चाहिए। सुने सुनाए रील्स पर ज्यादा भरोसा न करें और अपने को
खुद एजुकेट करें, अंधविश्वास से बाहर आ जाएं। आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।